Info for patient. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। डॉक्टर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में मेरी प्रैक्टिस है। इवनिंग की टाइमिंग्स हैं वो 8 से 10 बजे रात तक है। ओपीडी फीस जो है वो 4000 है और संडे जो है वो ऑफ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हैं लम्प्स एंड बम्प्स, जिसका उर्फ आम में जो मतलब है कि जिस्म पे जो अमूमन गिल्टियाँ बनती हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं, और उसमें बहुत सारे जो हमारे मरीज़ हैं उनको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं कि उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, उसको किसको चेक कराना है, उसकी सर्जरी करानी है या नहीं करानी। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अमूमन मरीज़ आते हैं गिल्टियों के साथ, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। जो अमूमन गिल्टियाँ हैं वो होती हैं चर्बी वाली गिल्टियाँ, जिसको हम लाइपोमास कहते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम बनाया हुआ है, तो स्किन और उसके नीचे फ़ैट होती है जिसको हम सबकुटेनियस टिश्यू कहते हैं, उसके नीचे मसल्स हैं और मसल के नीचे फिर बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स हैं और फेशियाज वगैरह हैं। तो हर जो उसका कंपोनेंट है स्किन से लेके नीचे पेट की दीवार तक, तो वहाँ से कहीं से भी जो लंप है या स्वेलिंग है वो राइज कर सकता है। लाइपोमा जो है वो फैट से डेवलप होता है, और फैट जो है वो जो फैट की लेयर है स्किन के नीचे वहाँ मौजूद होती है, और इसके बनने की कोई ख़ास वजह नहीं होती। अमूमन उन पेशेंट्स में बनता है जिसमें जो चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, या उनका जो लिपिड प्रोफाइल है जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल और बाकी लिपिड्स आते हैं वो ज़्यादा हो। जो दूसरी कॉमन गिल्टियाँ हैं वो स्किन के अंदर होती हैं, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने वो स्किन का सिस्टम बनाया है, तो स्किन की अपनी लेयर्स हैं और उस लेयर में कुछ ग्लैंड्स हैं जिसमें पसीने वाले ग्लैंड्स हैं और रतूबतें खारिज करने वाले ग्लैंड्स हैं। तो इस तरह एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, अगर आप नेट पे सर्च करें तो उसकी पिक्चर आपको मिल जाएगी। वो सेबेशियस ग्लैंड जब फूलता है उससे एक डक्ट होती है ऊपर आती है स्किन में, और वो खुलती है और वो जिस्म को थोड़ा सा मौसम गर्मा में और खुश्क मौसम में तर रखती है। तो वो जो सीबम प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, वो जब उसकी डक्ट बंद होती है तो उससे जो गिल्टी बनती है उसको सेबेशियस सिस्ट कहते हैं। तो सेबेशियस सिस्ट और लाइपोमा में जो थोड़ा सा फ़र्क है कि लाइपोमा थोड़े से सॉफ्ट होते हैं और सेबेशियस सिस्ट जो है वो थोड़ी सी फर्म होती है। उसके अलावा जो गिल्टियाँ हैं वो कैंसर्स की गिल्टियाँ हो सकती हैं, और जो ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और जो कैंसर की गिल्टियाँ हैं वो इन दोनों की निस्बत वो जो पेशेंट जिनमें ज़्यादा लंबे अरसे वो गिल्टियाँ रहती हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता वो कैंसर की खसूसियात डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और उसमें उनकी जो सख्ती है वो ज़्यादा हार्ड होती हैं, वो फैल सकती हैं, वो स्किन से नीचे बाकी टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर सकती हैं, और जब वो खुदा न खासा कैंसर फैलता है तो वो बाकी जगहों पे भी जा सकती हैं। कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको गर्दन पे गिल्टियाँ होती हैं और उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फ नोड जो नॉर्मल अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है वो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए बनाए जाते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त प्रोड्यूस करने में जब वो जिस्म पे बैक्टीरिया हमला करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन होती है तो वो ग्लैंड जो है बढ़ जाते हैं। यानी जिस तरह गला ख़राब हुआ तो उसके नज़दीक जो ग्लैंड्स हैं वो बढ़ेंगे, अगर कान में प्रॉब्लम है तो कान के नज़दीक, तो डिफरेंट हमारे जो सर में और गर्दन में डिफरेंट पोर्शंस हैं और डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं वो सारे फैले हुए हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ इन्फेक्शन वो बढ़ जाते हैं। और दूसरी जो कॉमन वजूहात हैं जो गर्दन की गिल्टियों की वो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, और टीबी के ग्लैंड्स में और इन्फेक्शन वाले ग्लैंड्स में जो लिम्फ नोड्स में फ़र्क होता है। तो वो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो फिर हम उसको एग्जामिन करके उसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस करके फिर ये आइडिया लगाते हैं कि इसका प्रॉपर तशख़ीस क्या है और उसका इलाज क्या है। और जो गर्दन की गिल्टियों में जो चौथी किस्म है वो भी कैंसर्स ही हैं, यानी सर से लेके तो ऊपर चेस्ट तक जो भी हमारे ऑर्गन हैं जिसमें सांस वाली नाली भी है, खाने वाली नाली है, मसल्स हैं, थायराइड ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, तो वहाँ से खुदा ना खासा किसी पेशेंट में जब कैंसर डेवलप होता है तो कैंसर भी इन लिम्फ नोड्स में जो हम कह रहे हैं गर्दन वाले लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे वो आ सकते हैं। सर इसकी अलामात क्या होती है? सबसे पहली अलामत तो ये है, पेशेंट कहेगा जी कि ये गिल्टी बनी हुई है, यानी अब उसको नहीं पता कि वो गिल्टी किस तरह की है, लेकिन वो जिस्म के किसी भी हिस्से में अमूमन बाजुओं पे, पेट पे, थाइस पे, गर्दन में, गर्दन के पीछे, तो वो एक जगह जो फूल जाती
जाती है उसको गिल्टी का नाम देते हैं। सबसे बड़ी जो पहली अलामत है वो उसका डेवलप होना है, उसका साइज बढ़ना है। दूसरी जो अलामत है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, जिस तरह अमूमन जो सेबेशियस सिस्ट है जिस तरह मैं बात कर रहा था, कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनमें वो सिस्ट इन्फेक्शन होती है और जब हम इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो उसके टेस्ट कराए जाते हैं तो पता चलता है कि वो डायबिटिक है पेशेंट। पहले पता नहीं होता डायबिटीज मेलाइटिस का, जब आप टेस्ट करते हैं तो वो शुगर निकल आती है और शुगर में इन गिल्टियों की इन्फेक्शन जो है वो कॉमन होती है। तीसरी जो अलामत में से है वो अगर इसका साइज बड़ा हो, यानी एक गिल्टी है जो लिम्फ नोड नेक पे है और उसका साइज बढ़ गया है तो वो साइडों पे जो भी स्ट्रक्चर्स है उसमें प्रेशर आ सकता है, यानी उसका प्रेशर सांस वाली नाली पे भी आ सकता है, खाने वाली नाली पे भी आ सकता है और वो जो कॉस्मेटिकली है वो बुरा भी लग सकता है। तो ये उसकी बेसिक अलामत। अच्छा सर, अगर एक पेशेंट छोटी मोटी गिल्टी बन गई है तो वो इसे इग्नोर करता है तो इसके कोई उसको कॉन्सिक्वेंसेस, कोई नुकसानात भी हो सकते हैं? देखें, जो अमूमन हम कहते हैं कि अगर गिल्टी या कोई भी लम्प एंड बम्प, इसको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो अगर बिनाइन है, बिनाइन का मतलब यह कोई कैंसर नहीं है, तो उसको डिले करने में या वेट करने में कोई नुकसान नहीं है। और अगर वो बिनाइन नहीं है, कैंसरस है जिसमें कैंसर वाले फीचर्स आते हैं, और कैंसर वाले फीचर्स क्या होते हैं कि वो उसकी कंसिस्टेंसी है, यानी उसको जब आप फील करें तो वो हार्ड हो जाती है और उसके बाद उसका फैलाव बढ़ जाता है। पहले छोटी जगह पे होती है, वो बड़ी जगह ज़्यादा घेरती है, फिर सुपरफिशियल यानी ऊपर पड़ी हुई है तो उससे वो फिर डीप भी जा सकती है और उसके साथ साथ फिर उसमें वो पेनफुल हो सकती है और पेन के साथ साथ जिस जगह पे वो गिल्टी होगी और उस जगह के मुताबिक पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। यानी अगर बैक पे है तो उसको कमर की दर्द हो सकती है, अगर गर्दन पे है तो गर्दन में दर्द हो सकती है, और अगर वो नेक के फ्रंट वाले हिस्से में है तो वहाँ पे जो सांस वाली नाली और खुराक वाली नाली है उसको अगर इन्वॉल्व करे, खुदा न खास्ता वो कैंसर हो, तो उसमें भी फिर उसके अलामत शुरू हो जाती हैं, जिसमें सांस का फूलना है और खुराक का खाने में तंगी होना, ये उसके अलामत हैं। उसमें अगर साइज़ छोटा है और वो बिनाइन है और उसका साइज़ बढ़ रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। हम जब पेशेंट को एडवाइस कहते हैं कि आपने इसको कब निकलवाना है तो उसमें हम ये कहते हैं कि जब साइज़ बढ़ रहा हो उस वक्त निकलवाएं, अगर वो पेनफुल हो फिर निकलवाएं, या आप कहें जी कि फ्रंट पे है, चेहरे पे है, बुरा लग रहा है तो फिर उसको सर्जरी की तरफ वो आना चाहिए। तो सर किस उम्र के मरीज़ों में होने का खर्चा ज़्यादा होता है? गर्दन में जो गिल्टियाँ होती हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं, वो तो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं और मिडिल एज में वो गिल्टियाँ होंगी जिनमें कैंसर्स के शक होता है, और बच्चों में वो होती हैं जिनमें इन्फेक्शन होते हैं, जिस तरह गला ख़राब हो गया, बार बार नज़ला हुआ। और तीसरी जो किस्म है टीबी वाली, जो गर्दन की गिल्टियों वाली, उसमें भी बच्चे और जवान जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जिस्म के सर किन हिस्सों ये आमतौर पर होती है? जिस्म में अल्लाह ताला ने चर्बी तो हर जिस्म के हर हिस्से में रखी हुई है, तो जहाँ पे फैट ज़्यादा है वहाँ पे लाइपोमा ज़्यादा कॉमन है, और जहाँ पे स्किन मौजूद है और फैट कम है वहाँ पे सेबेशियस सिस्ट जो है वो ज़्यादा कॉमन है। और जिस तरह हम गर्दन की गिल्टियों की बात कर रहे हैं, लिम्फ नोड्स, तो जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स नॉर्मली हैं, जिस तरह गर्दन के पास ये वाले हिस्से में हैं, कान के आगे हैं, कान के पीछे हैं, बाजू पे हैं, ये नलों वाले हिस्से में, इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी गिल्टियों वाली शक्ल में आते हैं, और वो जब बढ़ते हैं तो वो उन्हीं एरिया में बढ़ेंगे जिन एरिया में अल्लाह ताला ने लिम्फ नोड बनाए हुए हैं, तो वो कॉमन होते हैं। जिस तरह गर्दन में, बाजुओं पे जो इन्वायरनल एरियाज हैं, नाफ वाले एरियाज, वहाँ उसके अराउंड। तो सर आम मरीज़ किस तरह जान सकता है कि ये आम गिल्टी है, क्योंकि आप लोगों के नज़दीक तो ये एक नॉर्मल गिल्टी है या कैंसर की गिल्टी है? पेशेंट की अवेयरनेस के लिए एक पेशेंट किस तरह ये जान सकता है कि ये नॉर्मल है या ये कैंसर की है? दो जो आप कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं उसमें बिनाइन है या वो कैंसर है। तो अगर बिनाइन गिल्टी है तो उसकी पहचान ये है कि वो बहुत लंबे अरसे भी पड़ी रहे तो उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं फील होता। मास्क ये है कि उसका साइज़ बढ़ सकता है और थोड़ा सा पेन पेशेंट फील कर सकता है। इसमें अगर हम ये कहें कि लॉन्ग स्टैंडिंग जो गिल्टियाँ पड़ी होती हैं और उसमें खुदा ना खासा कैंसर वाली चेन, जैसा मैं गुजारिश कर रहा था, लाइपोमा है, लाइपोमा में जब कैंसर बनता है तो उसको लाइपोसार्कोमा कहते हैं। इस तरह जो दूसरे कैंसर्स हैं उसमें भी सार्कोमास आ जाते हैं। तो ये जब वो एलिमेंट ऐड होता है तो उसमें साइज़ अचानक बढ़ता है और वो अचानक पेनफुल हो जाती हैं, वो उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है और उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो है वो कैंसर के, तो अगर ये सारे फीचर्स नहीं आते और वो गिल्टी पड़ी हुई है और पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें थोड़ा सा उसको ये समझ आ जाती है कि इसमें कोई ख़तरनाक बात नहीं है। और हम भी पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको ये कोई भी गिल्टी जो सेबेशियस सिस्ट है या लाइपोमा है, अगर वो तंग नहीं कर रही तो आप उसको ना निकलें। इनकी सर तशखीस कैसे की जाती है? देखिए, सबसे बड़ा तो तरीकाकार है, वो पेशेंट आएगा सर्जन के पास, ये डोमेन जो है वो सर्जन का ही है, और उसमें वो आके जब मिलेगा तो उसको देखते ही हमें आइडिया हो जाता है। हम उसको पहले देखते हैं,
फिर उसको हाथ से उसको तशख़ीस करते हैं, फ़ौरन पता चल जाता है कि ये किस तरह की है। और अगर किसी गिल्टी में लाइक कोई गर्दन में लिम्फ नोड है या बगल में है या फीमेल पेशेंट है उसकी चेस्ट में है, तो उसकी तशख़ीस के लिए हम सुई वाला टेस्ट भी करते हैं जिसको FNAC कहते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के बाद जो अगला तरीका है टेस्ट करने का वो बायोप्सी भी होती है जिसको हम ट्रू कट बायोप्सी कहते हैं, और वो ज़्यादा जो हम ख़वातीन में छाती की गिल्टी हैं उनके अंदर की जाती है कैंसर को रूल आउट करने के लिए। जो सबसे बड़ी टेक्निक है तशख़ीस करने की वो ये है कि आप गिल्टी को निकाल के उसको भेजते हैं, जो कि हम वैसे भी भेजते हैं FNAC और ट्रू कट बायोप्सी के बाद भी भेजते हैं, तो उसको भेज दें तो वो जब उसकी रिपोर्ट आती है तो कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर वाली गिल्टी थी या नॉन कैंसरस थी, ये किस तरह की है, लाइपोमा है, सेबेशियस सिस्ट है या छाती की गिल्टी है या लिम्फ नोड है। सर एक दफ़ा आपने उसको रिमूव कर दिया उस गिल्टी को, तो फिर उसका टेस्ट करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? वो तो निकल गई तो काम ख़त्म हो गया। टेस्ट हम इसलिए कराते हैं कि बाज़ का आप समझ होते हैं कि ये बेनाइन है यानी कैंसर नहीं है, और वो रिपोर्ट आती है कि वो कैंसर है। तो जब कैंसर की रिपोर्ट खुदा न खासा आ जाए तो फिर सर्जरी की तरफ दोबारा जाना पड़ता है, यानी वो एरिया जहाँ पे वो गिल्टी मौजूद है और उसने कैंसर बनाया है और उसके सराउंडिंग में ना सिर्फ फैट है, स्किन भी है, स्किन के बाद मसल है, मसल के बाद बोन है, तो वो उसके स्प्रेड के मुताबिक फिर हम पेशेंट का अगला जो स्टेप होता है उसका CT स्कैन कराया जाता है। तो CT स्कैन के बाद जो जो एरिया उस कैंसर में इन्वॉल्व होता है फिर उसकी दोबारा सर्जरी होती है और उसको दोबारा निकाला जाता है, और अगर वो बेनाइन हो, कैंसर ना हो, तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। और ये जो आप बात कर रहे हैं स्टेप है कि जिसमें आप रिपोर्ट आने के बाद कैंसर आया और उसके आपने दोबारा सर्जरी की, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम उस पहले टेस्ट पहले ही करा लिया जाता है। अगर वो पहले ही कैंसर है तो फिर उसकी सर्जरी उसके स्टेज के मुताबिक वो की जाती है। तो सर पहले बायोप्सी लेने के बावजूद भी बाद में रिमूव जब कर दी जाती है वो फिर भेजी जाती है बायोप्सी के लिए, इसमें क्या? वो जस्ट कंफर्मेशन है, यानी आपका जो तशख़ीस है सर्जरी से पहले उसको वो कंफर्म करता है कि हाँ इसमें कैंसर नहीं है। अच्छा, तो सर ये जो गिल्टियाँ होती हैं ये एक मरीज से दूसरे मरीज को हो सकती हैं, कोई इसकी परहेज़ भी है? गालबन इस तरह की कोई बात नहीं है, सिवाय उन गिल्टियों के जो बाज़ का बच्चे या बच्चियाँ आती हैं यंग एज में या छोटी एज में जिनकी गर्दन में TB की गिल्टी है, तो वो TB के जो जरासीम हैं वो बेसिकली वो फैलते हैं जिनमें लंग्स की ट्यूबरकुलोसिस हो। तो लंग्स वाली TB जो होती है उसके जरासीम खांसी करने से या छींकने से वो अगला पेशेंट जो है उसके ड्रॉपलेट्स वो ले लेता है, तो उससे वो उसको पहले लंग्स की TB होगी और लंग्स से फिर अगर वो फैलती है और लिम्फ नोड में आती है तो फिर वो स्प्रेड हो सकती है। तो ये डायरेक्ट स्प्रेड उस तरह का नहीं है जिस तरह वायरल इन्फेक्शन का होता है। तो सर ये जो TB है रीनल की भी होती है, हड्डियों की भी, ये बेसिकली लंग्स से ही शुरू होती है? नहीं, जिस तरह कहते हैं शुगर जो है जिस्म के हर हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है, तो TB कहीं भी हो सकती है, और TB जिस हिस्से की होगी उस हिस्से की अलामात आएंगे। मतलब लंग्स की अगर ट्यूबरकुलोसिस है, ये हम टॉपिक से थोड़ा सा हटके हैं, लेकिन लंग्स की जो ट्यूबरकुलोसिस है उसमें खांसी होगी, खांसी में बलगम आएगी, सांस फूलेगा, और अगर वो TB लिम्फ नोड्स में है जो गर्दन के लिम्फ नोड्स हैं तो उसमें फिर लिम्फ नोड बढ़ेंगे, लिम्फ नोड की स्वेलिंग है वो सामने नज़र आएगी, और वो बाज़ का आपस में जब लिम्फ नोड मिलते हैं जिनको हम मेटल लिम्फ नोड्स कहते हैं तो वो उसमें एब्सेस बन जाती है जो इन्फेक्शन वाली नहीं होती, उसको हम कोल्ड एब्सेस कहते हैं। तो कोल्ड एब्सेस जो है वो TB की निशानी होती है, फिर उसमें आपको पास निकालनी होती है, निकाल के उसको फिर भेजना होता है और उसकी तशख़ीस करते हैं। सर एक पेशेंट आपके पास आया है, उसके जिस्म पे गिल्टी हैं, जब आप उसे मेडिसिन देते हैं तो कितने % चांसेस होते हैं कि वो मेडिसिन से ही डिज़ोल्व हो जाए? जिन गिल्टियों की टाइप से हम बात कर रहे हैं इसमें इन्फेक्शन वाली गिल्टियाँ हैं, लाइपोमाज हैं, सेबेशियस सिस्ट हैं, कैंसर्स हैं, या वो कैंसर्स कहीं और से हैं, उसमें सिर्फ एक गिल्टी की जो टाइप है उसको हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं रिएक्टिव लिम्फ नोड्स, यानी वो लिम्फ नोड जो खांसी, नज़ला, जुकाम या इन्फेक्शन की वजह से बढ़ जाते हैं गर्दन में, उनको अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स कराएं 5 to 7 डेज़ तो वो गायब हो सकती हैं, लेकिन बाकी कोई भी जो गिल्टी है जिस्म पे वो मेडिसिन से नहीं ठीक होती। और बहुत सारे जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो उनका ये कॉमन सवाल होता है कि क्या ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे ये गायब हो जाए, तो उसका आंसर है नो, यानी सेबेशियस सिस्ट गायब नहीं हो सकती, लाइपोमा गायब नहीं हो सकता, अगर खुदा न खासा कैंसर है वो तो बिल्कुल गायब नहीं हो सकता, और अगर TB है वो उस शक्ल में गायब होगी जब आप TB की दवाई शुरू कर देंगे, और उसकी तशख़ीस पहले प्रॉपर करके फिर ट्यूबरकुलोसिस की दवाई शुरू होती है, और गर्दन की TB की जो दवाई है वो 1 साल के लिए चलती है और लंग्स की वो 9 मंथ्स के लिए।